Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another unit और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लिया है. सो टुडे आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इम्पॉर्टेंट. ओके तो इंटरनेशनल बिजनेस में उसके और डेप्थ में जाने से पहले इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी. व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस? तो जब भी हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं, मतलब अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते, तो वो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है. ठीक है, दो स्टेट के बीच में हो सकता है, 3 स्टेट्स के बीच में हो सकता है. लेकिन जब हम दो कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करते हैं, तो वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है. वो किसी भी सोर्स के थ्रू हो सकता है, एक्सपोर्टिंग के थ्रू हो सकता है, इम्पोर्टिंग के थ्रू हो सकता है. ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना, फ्रेंचाइजी, लाइसेंसी, धीरे धीरे करके इनके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे. तो बेसिकली आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए या इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए. द बिजनेस विच क्रॉस द कंट्रीज बाउंड्री इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस. सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. व्हेन बिजनेस एक्टिविटीज़, जब बिजनेस की जो भी गतिविधियां हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो अक्रॉस बॉर्डर परफॉर्म की जाती हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं. ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ट्रेड की फॉर्मेट में हो सकती है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये ना केवल आपका ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. जब टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, सर्विसेज आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, तब भी वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा. ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजेरियल नॉलेज, कैपिटल एंड इवन आइडियाज़. जब आइडिया भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो उसको भी हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं. वन कंट्री टू अनदर कंट्री. और इसकी वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आता है ना. जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे या इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो आपके पास बिजनेस की वजह से करेंसी भी आएगी, जिसको फॉरेन करेंसी बोला जाता है. इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल बिजनेस. ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस को ग्लोबल बिजनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना केवल दो कंट्रीज और भी कंट्रीज के बीच में हो सकते, 3 कंट्री या 4 कंट्रीज. दैट इज वाई इसको ग्लोबल लेवल पे किया जाता है, तो ये ग्लोबल बिजनेस कहलाता है. इसके एक बार डेफिनेशन को गो थ्रू कर लो, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं. ओके, सो डन. इसका हमने पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या है? तो जो स्कोप है इंटरनेशनल बिजनेस का वो लिमिटेड नहीं है, वो वाइड है. और इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. ये केवल गुड्स के अंदर ही सीमित नहीं है, इसमें सर्विसेज भी आती हैं. और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के अलावा इंटरनेशनल बिजनेस भी आता है, इंक्लूड अ वाइडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या आएगा? इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स सर्विसेज का आ जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में. इट ऑल्सो इंक्लूड, इसके अंदर और क्या क्या आएगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स नॉट ओनली द टेंजिबल थिंग बट ऑल्सो इनटेंजिबल थिंग्स इंक्लूडेड. ठीक है, दोनों टाइप की, जैसे कॉपीराइट बोल सकते हो, पेटेंट बोल सकते हो, ट्रेडमार्क देख सकते हो आप लोग. ये सारी की सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर हैं. नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब मेरा पैसा आता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, जब ट्रेवल करता है मनी की फॉर्मेट में, ठीक है, जब पैसा डायरेक्टली फॉरेन का पैसा मेरी कंट्री में आ रहा है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई. जब इन्वेस्ट किया जा रहा है फॉरेन से. अनदर एरिया ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्शन सेंटर इन फॉरेन कंट्रीज.
बाय मेकिंग अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम FDI भी बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को लाइसेंस दे देती है, ये अथॉरिटी दे देती है कि भाई हाँ, आप मेरी जो भी बनाने की विधि है या जैसा भी प्रोसेस है उसको आप क्या कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस आ गया, अब आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे लाइसेंस दिया जाता है ना डिफरेंट थिंग्स में, तो वो अब उनको अथॉरिटी मिल गई कि वो काम कर सकते हैं उसको, ठीक है, और उसके बदले में उनको लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती है। ऐसे ही फ्रेंचाइजिंग के अंदर भी होता है, फ्रेंचाइजी पे करनी पड़ती है फीस के तौर पे। बाकी फ्रेंचाइज़र जो प्रोडक्ट को जिसका प्रोडक्ट होता है मेनली, फ्रेंचाइजी जो उसे यूज़ कर रहा होता है। तो लाइसेंसिंग एक ऐसा एरिया होता है, लाइसेंसिंग एक ऐसा एरिया होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, जहाँ पे इन विच फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी है वो लाइसेंस देती है टू अ कंपनी ऑफ अनदर कंट्री कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर दे और यूज़ करे उसकी IP को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, और उसके बदले में फ़ी ले, रॉयल्टी फ़ी बोलते हैं उसको। जैसे कोका कोला, पेप्सी एग्जाम्पल है इनके। इन द केस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग के केस में परमिशन इज़ ग्रांटेड, परमिशन दी जाती है फॉरेन कंपनी को कि आप बेच सकते हो प्रोडक्ट को, ब्रांड के नाम पे बेच सकते हो, ब्रांड के नाम यूज़ कर सकते हो, उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क वगैरह यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट रॉयल्टी। हाउएवर, और फ्रेंचाइजिंग के केस में बिजनेस का मॉडल को फॉलो किया जाता है, सेम किया जाता है, जैसा फ्रेमवर्क होता है वैसा ही यूज़ किया जाता है। तो वो KFC और जो मैकडी है वो उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। फ्रेंचाइजर ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन असिस्टेंस। नाउ जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए दो कंट्री आती हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए साथ काम करती हैं, जैसे ही उनका म्यूचुअल बेनिफिट ऑक्यूपाई हो जाता है एंड देन फिर वो डिफरेंटली काम करना शुरू कर देती हैं, दैट इज़ जॉइंट वेंचर आर वन मोर स्फीयर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कभी कभी जो कंपनी होती है वो डायरेक्ट फॉरेन मार्केट जाने के बजाय किसी और कंट्री के कंपनी के साथ कोलैब करती हैं। जैसे मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, बाहर जा रही है अमेरिका में, और अमेरिका की कोई लोकल कंपनी है, तो इंडिया की जो कंपनी है उसने कोलैब कर लिया जो वहाँ की लोकल कंपनी है, तो वो क्या हो गया, आपका एक जॉइंट वेंचर टाइप का हो गया। गो फॉर जॉइंट वेंचर लोकल कंपनी के साथ। जॉइंट वेंचर ऑल्सो हेल्प, जॉइंट वेंचर मदद करता है केसेस वेयर द गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री, जब एक दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है अलाउ करती है कंपनी को कि वो हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेट करे विदाउट अ लोकल पार्टनर ऑफ देयर country, does not allow company of other country to operate। देखो क्या बोल रखा है, जॉइंट वेंचर जो होता है वो ऑल्सो हेल्प, उन केसेस में भी मदद करता है जहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर जा तो रही है लेकिन वो लोकल पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं बना सकती, उसमें भी जॉइंट वेंचर मदद करता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग का मतलब है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है एक कंट्री को और वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना करके जैसा लिखा हुआ होता है वैसे ही, और फिर वो सेल कर देती है दूसरी कंट्री को। तो इन कंट्रीज़ जहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है, कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। दे एंटर इनटू, वो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, और आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनीज इन अनदर कंट्रीज जहाँ पे लेबर कॉस्ट क्या है, लो है। दैट कंपनी विल मैन्युफैक्चर, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को बनाती है, जिस हिसाब से प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कौन कंट्रोल करेगा, फॉरेन कंपनी। जो एक्चुअल में जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कंट्री पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी। जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा लेबल देगी वो अपने नाम का और उसको सेल कर देगी। जैसे USA क्लोथिंग इंडस्ट्री,
जो मैन्युफैक्चर करती है टेक प्लेस इन चाइना, मलेशिया एंड मैक्सिको। बहुत सारी अमेरिकन कंपनी है सॉट इंडिया फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और मतलब बनवाती वहाँ से है, एंड देन जब वो अपना कंट्रोल वगैरह सब कुछ चेक कर लेती है, थिंग्स वर अकॉर्डिंग टू देम, देन वो लेबल चिपका के और फिर वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर देती है। आउटसोर्सिंग कम इन द विसिनिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट इज क्यों ज़रूरी है भाई इंटरनेशनल बिजनेस। आप बताओ मुझे कि इंटरनेशनल बिजनेस कहाँ और क्यों ज़रूरी होता है। तो अगर मैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूँ तो मार्केट को बड़ा करने के लिए, कंपटीशन राइज करने के लिए, न्यू डेवलपमेंट मार्केट में आने के लिए, एक कोलैब होने के लिए, पूरी ग्लोबली हमारा जो वर्ल्ड है इंटरकनेक्ट हो, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज हो पाए, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज हो पाए। तो ये सब चीज़ों की वजह से ही हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंस। इंटरनेशनल बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री में। इंटरनेशनल बिजनेस मदद करता है इन जनरेटिंग, एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। सपोज़ किसी बाहर की कंट्री मेरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो अब होगा क्या उससे कि वो मेरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मेरी कंट्री में आपका करेंसी वगैरह आएगी, और इसकी वजह से मान लो कोई बिज़नेस सेटअप होता है, उस बिज़नेस में 1000 लोग काम करते हैं, तो 1000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है एट दैट सिनेरियो। इंटरनेशनल बिजनेस मदद करता है एम्प्लॉयमेंट को करने में, फॉरेन करेंसी बढ़ाने में, रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल हो, इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, मार्केट एक्सपेंशन। जैसे इंडिया के जो पीपल होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, जैसा उन्हें काम दे दिया जाता है वैसे वो बखूबी अपनाते हैं उसको काम करने के लिए, सेम टू सेम, लेकिन इतने क्रिएटिव नहीं होते। लेकिन जो अमेरिका के लोग होते हैं वो इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते, लेकिन बेसिकली कहा जाए तो ये क्रिएटिव माइंड वाला ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। तो जब दोनों कंट्री आपस में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेंगी तो वहाँ से बेनिफिशियल चीज़ निकलेगी, वहाँ से वेस्टेज कम होगी, आउटपुट अच्छा खासा निकलेगा, ठीक है, मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ना। फर्म को क्या क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन कमिंग टू एन एरिना ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन हैज़ डिफरेंट रीज़न। हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक कंट्री जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। देयर आर डिफरेंट एडवांटेज फॉर द फर्म को भी अलग अलग फ़ायदे हैं ऑफ बीइंग ग्लोबल, हायर प्रॉफिट दैन डोमेस्टिक मार्केट। हायर प्रॉफिट वगैरह भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट वाला मार्जिन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है जब आप फॉरेन में जाते हो या फॉरेन चीज़ों को सेल करते हो। फर्म कैन अर्न हायर प्रॉफिट बाय सेलिंग दियर प्रोडक्ट इन कंट्रीज़ जहाँ पे प्राइस होते हैं प्रोडक्ट के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लोकल डोमेस्टिक मार्केट। इस तरीके से फर्म क्या होती है, एडवांटेज ले लेती है, प्राइस डिफरेंशिएशन प्रिवेलिंग अमंग कंट्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। जो भी मेरे अंदर क्षमता है या जो भी मेरे अंदर कैपेसिटी है उसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल के आता है जब दो कंट्रीज़ कोलैब करती हैं या मैं बाहर सेल करती हूँ, तो मैं एक भी कमी या एक भी तरीके से अपनी गुंजाइश नहीं छोड़ते, है ना, जब हम काम करते हैं। वेयर अ फर्म हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सीडिंग द डिमांड प्रिवेलिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट, इट कैन गो फॉर इंटरनेशनल मार्केट, और वो एक ह्यूज कस्टमर बेस को डील कर रहा है। इन दिस वे इट कैन यूटिलाइज कैपेसिटी एफिशिएंटली। जितनी भी उसमें क्षमता है सामान को बनाने की, सामान को प्रोड्यूस करने की, तो वो क्षमता उसको क्या करनी पड़ती है, कैपेसिटी को यूटिलाइज करना पड़ता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप बहुत लार्ज लेवल पे भी अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। रीज़न इज कि मान लो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ आपने सामान को बना लिया है, डोमेस्टिक कंट्री के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके वहाँ पे भी हेल्पफुल होगा। और जब आप इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर करोगे तो आपका जो सामान है या स्टॉक वगैरह है वो वेस्टेज नहीं होगा। तो व्हेन प्रोडक्शन इज़ डन एट अ लार्जर स्केल, फर्म इंजॉय करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इस तरीके से इट हेल्प्स द फर्म, ये फर्म को मदद करता है कि वो पर यूनिट कॉस्ट को कम करे और प्रॉफिट मार्जिन बढ़े।
तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कम होगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप सामान बनाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। जैसे जैसे टोटल कॉस्ट बढ़ती है पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। जैसे सपोज़ आपने 1000 यूनिट बनाई, ठीक है, और आपकी कॉस्ट लगी, मतलब आप जितना भी कर रहे हो उस पर आपका जो खर्चा आया वो आया 200, मतलब उसके हिसाब से। तो आप इस हिसाब से पर यूनिट की कॉस्ट निकाल लोगे तो 5 पर यूनिट। अगर आप इसको बढ़ाते चले जाओगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है पर यूनिट की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज एस्केप टू स्टीफ डोमेस्टिक कंपटीशन। डोमेस्टिक कंपटीशन से थोड़ा सा बच जाओगे, क्योंकि डोमेस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन, क्योंकि उस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अवेलेबल है। अब जैसे छोले भटूरे टाइप की चीज़ है, ये आपकी जाएगी दूसरी मार्केट के अंदर। मान लो जहाँ पे ये मार्केट है ही नहीं, तो उस सिनेरियो में वहाँ पे जो क्रेज़ होगा उस टाइप के सिंपली प्रोडक्ट का, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे होगा। वहाँ पे इतना कंपटीशन तो होगा नहीं। आप ऐसी मार्केट में एंटर करते हो जहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप सिर्फ कंपटीशन से बच जाओगे। प्रोडक्ट मैच्योरिटी, जहाँ पे व्हेन अ फर्म प्रोडक्ट रीचेस, जहाँ पे एक फर्म अपनी प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुँचता है तो फिर से उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट करना पड़ता है। रीज़न इज़ कि आप जब इस पीक पॉइंट पे हो, अपनी पीक पॉइंट पे हो, तो वो डिक्लाइन ना कर दे, तो आपको दोबारा से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब इसको कर्व को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बढ़ाना पड़ेगा और आपको फिर वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में आप एंटर करते हो तो आपके लिए वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फिर से अराइज हो जाएगा। इनहेंस्ड बिजनेस ग्रोथ बढ़ जाती है एंड परसेप्शन। अच्छा, यहाँ पे परसेप्शन का क्या मतलब है, बताओ ज़रा, बताओ यहाँ पे परसेप्शन का क्या मतलब है। मतलब लोग जो मानते हैं, है ना, 5 सेंस से जो वो परसीव करते हैं उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो बिज़नेस का जो बिज़नेस ग्रोथ है वो बढ़ेगी, लोगों का मानने का तरीका चेंज होगा। हर बिज़नेस फर्म के अंदर हैज़ एन ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वो काम करती है, अपनी सर्वाइवल के लिए काम करती है और एक्सपेंशन की बात करती है। तो जब आप इंटरनेशनल जाओगे तो आपका बिजनेस तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, नॉर्मल सिनेरियो है कि वो एक्सपेंड हो ही रहा है, तभी तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में जा रहे हो। तो दिस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हो जब आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन से बाहर जाते हो, विच मीन्स आप क्या कर रहे हो, ग्लोबल मार्केट के अंदर आ रहे हो। फर्म कैन रिकैप द बेनिफिट, फर्म इसके बेनिफिट्स को ले सकती है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेशन फॉर द नेशन, क्या फ़ायदा है नेशन को, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। देखो, कंट्री के अंदर जब मैं बाहर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रही हूँ या इंपोर्ट, तो मेरी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगा, तो मुझे वहाँ से मेरी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है या जीडीपी वगैरह है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगी। तो व्हेन डोमेस्टिक फर्म एक्सपोर्ट गुड अब्रॉड, तो वहाँ पे किया जाता है फॉरेन करेंसी में। दिस इज़ हाउ द इंटरनेशनल बिजनेस ब्रिंग फॉरेन करेंसी। इस तरीके से फॉरेन करेंसी मेरी कंट्री में आती है और मेरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मदद करती है बढ़ाने में, उठाने में। दिस रिज़र्व, और ये जो रिज़र्व है वो बाद में जब मैं सामान को इंपोर्ट करवाऊंगी तब काम आएगा, सच एज पेट्रोलियम या टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे इंपोर्ट करानी पड़ती तो तब ये काम आएगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेशन रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज है मेरी कंट्री के अंदर वो बहुत अच्छे से यूज़ होंगी, क्योंकि अगर यहाँ रहती तो वो वेस्टेज ही होती, क्योंकि उसकी इतनी तो सप्लाई सेल हो नहीं रही है, तो इस वजह से यहाँ पे रिसोर्सेज की अच्छी खासी इस्तेमाल हो जाता है। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है आफ्टर मीटिंग द नीड्स ऑफ डोमेस्टिक, पहले मैंने डोमेस्टिक मार्केट की नीड को फुलफिल किया और फिर वो मैंने जब प्रोडक्ट बाहर भेज दिया तो वेस्टेज वाली टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमारी बच जाएंगी, वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद बात करते हैं और क्या है इसके इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेगी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि जब मेरी कंट्री के अंदर पैसे आएंगे या मेरी कंट्री बाहर जा रही है, कंट्री के लोगों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है या ट्रेड बाहर हो रहा है, तो उससे मेरी कंट्री को करेंसी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना।
अगर FDI हो रही है तब भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन में बहुत सारे न्यूमरस पीपल आते हैं जो कि अपने ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और ये ऑब्वियस है कि फर्म है वो मास प्रोडक्शन करे। इट रिक्वायर, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है गुड्स को बनाने में, लार्ज स्केल एंड एक्सपोर्टिंग द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आउटसाइड द कंट्री। इसीलिए डज इट क्रिएट, तभी जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोडक्शन में, इंटरनेशनल मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, इन सब में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज इन्हेंस्ड ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स। ग्रोथ वाला लेवल बढ़ाएंगे। ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, ग्रोथ जो है कंट्री की वो कम हो जाती है जब ग्रोथ कंट्री की रिस्ट्रिक्टेड इफ़ द प्रोडक्शन इज डन। नहीं, इन्होंने बोला है कि ग्रोथ जो है कंट्री की वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है जब तक आप डोमेस्टिक काम करोगे। जब आप अब्रॉड काम करोगे तो वो क्या होगा, वो आपका एक्सपेंड करेगा। इफ़ द कंट्रीज डज बिजनेस अक्रॉस बॉर्डर, तो यहाँ पे आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन इम्प्रूव होगा, कॉन्सिक्वेंटली वो मदद करेगा कंट्री की ग्रोथ पर्सपेक्टिव के अंदर। ठीक है, कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी और कल्चरल एक्सचेंज मतलब कल्चर भी चेंज होगा। ठीक है, आप क्या करते हो, दूसरी जब दो डिफरेंट कंट्रीज आपस में मीट करती हैं तो दो डिफरेंट कल्चर की मीटिंग होती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन होती है। व्हेन पीपल इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज कल्चर, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कल्चर अवेयरनेस बढ़ती है, कल्चर्स इम्प्रूव होते हैं और वो बिजनेस को मदद करते हैं प्रोडक्ट को कंसीडरिंग द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। पॉलिटिकल कोऑपरेशन का मतलब है क्योंकि दो कंट्रीज मीट कर रही हैं, दो टाइप की गवर्नमेंट मीट कर रही हैं, तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में उस कंट्री के साथ जा ही नहीं सकते, है ना। तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन ज़रूरी है। इन द प्रेजेंस एरा, जो अभी चल रहा सिनेरियो है, इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अच्छे रिश्ते बनाने भी ज़रूरी हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, कंट्रीज़ के साथ मतलब दूसरी और कंपनीज़ के साथ एज वेल एज कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में अभी हमने ओवरव्यू देखा है जिसमें हमने इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप की बात करी और इम्पॉर्टेंस की बात करी। ठीक है, सिलेबस को आप गो थ्रू कर लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। तो सिलेबस में हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एंड जो सेकेंड वाला पार्ट है दैट इज ग्लोबलाइजेशन विच वी विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो in the particular section or related to the other session, you can comment it down. I will try to solve all the queries of yours. Okay, and अगर आपको कोई भी और lectures की requirement है then you will also comment it down. Okay, तो आप लोगों से next lecture वीडियो में मिलते हैं। Thank you for watching.